प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं भागीरथ वर्मा, कंप्यूटर टीचर। तो बच्चों आज 12th क्लास में अपने जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज 2021-22 के लिए। और ये NCERT से जो बुक है उसका नाम है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज। वैसे दो प्रकार की बुक लगी है, तो उसमें अपने एक जो बुक जो सेलेक्ट की है वो है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज। तो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज जो है बुक है उसके अंदर जो पहला जो लेसन है वो है SQL फंक्शंस। तो SQL के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, SQL में फंक्शन के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से काम हम कर सकते हैं। तो बच्चों उससे पहले अपने जैसे 11वीं में जो पढ़ा था आपने, तो आपने SQL के बारे में पूरा पढ़ा था कि SQL क्या है और SQL के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, SQL की कमांड कौन कौन सी होती है, उन कमांड्स के द्वारा आप क्या काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। फिर भी जैसे कोई नई स्टूडेंट है जिन्होंने 11वीं क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था जिनके पास है और अब वो कंप्यूटर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो अपने एक बार थोड़ा सा जो SQL है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि SQL क्या है। तो बच्चों SQL एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का हम डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक स्कूल है, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत से कार्य होते हैं, जैसे टीचर्स की डिटेल है या स्टूडेंट्स की डिटेल है या अपने स्कूल का जितना भी स्कूल का जो लेखा जोखा है वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो तैयार करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा डाटा बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग प्रकार का डाटा हो जाता है। तो उस डाटा को मेंटेन करने के लिए, उस डाटा को व्यवस्थित करने के लिए और इसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि डाटाबेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसमें से एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MySQL। तो MySQL जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा उस डाटा को क्या किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो स्कूल को मैनेज कर लेता है, जैसे क्लास में टीचर होता है वो बच्चों को मैनेज कर लेता है, एक होटल का मैनेजर होता है वो एक होटल को मैनेज कर लेता है। ठीक उसी प्रकार ये एक MySQL नाम का जो सॉफ्टवेयर है ये पूरे डाटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, बाद में इसके अंदर जो हमने डाटाबेस तैयार किया है, जो रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं, कुछ भी हमने डाटा तैयार किया है, वो जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ही मतलब बढ़िया सॉफ्टवेयर माना गया है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसके कोड क्या होते हैं, फ्री होते हैं। हम इंटरनेट से इस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई इसका शुल्क नहीं लगता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो SQL जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा हम डाटाबेस बनाते हैं तो डाटाबेस पर हम ढेर सारा कार्य कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए SQL के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की कमांड होती है। अब SQL है उसको जैसे समझना है तो SQL को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। इसकी सब लैंग्वेज होती है। तो सब लैंग्वेज पहली होती है DDL, दूसरी है DML और तीसरी है DCL। जैसे एक चौथी है TCL। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर सिलेबस के अंदर 3 प्रकार की कमांड का हम जिक्र करेंगे, 3 प्रकार की सब लैंग्वेज का जिक्र करेंगे। तो पहली जो है DDL के द्वारा क्या काम होता है, DDL का पूरा नाम जो होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी इसमें डाटा को परिभाषित किया जाता है, डाटा को बनाया जाता है। डाटा को बनाने का काम सर्वप्रथम DDL में होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो इसमें हम डाटा को तैयार करते हैं। डाटा को तैयार करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, कैसा हमें डाटा बनाना है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक क्लास का डाटा आपको मेंटेन करना है। तो क्लास में डाटा मेंटेन करना है तो पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्लास में क्या होता है, रोल नंबर, दूसरा बच्चे का नाम, तीसरा पिता का नाम, फिर माता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये चीज़ें उसको मेंटेन करते हैं, उसका SR वगैरह। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो ये चीज़ें हम मेंटेन करना चाहते हैं तो हम सर्वप्रथम जैसे रोल नंबर को बनाना चाहते हैं। तो रोल नंबर क्या हुआ, एक फील्ड हुआ हमारा। ठीक है, तो रोल नंबर में बच्चों के रोल नंबर आ जाएंगे, फिर नेम लिखेंगे तो नेम में बच्चों के सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे उस क्लास के, फिर F नेम लिखेंगे पिता का नाम तो उसमें सभी बच्चों के पिता के नाम आ जाएंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, उस जो डाटा है उसको तैयार करेंगे, फील्ड को तैयार करेंगे। ठीक है, तो फील्ड को जब तैयार करते हैं तो फील्ड को तैयार करते वक्त भी हम उस पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं कि इसमें कितने अंक का रोल नंबर आना चाहिए,
कितने अक्षरों का नाम आना चाहिए, उससे अधिक नहीं आना चाहिए, ये सारी निश्चित हम कर सकते हैं। उसके अंदर कांस्टेंट लगा सकते हैं, प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले से ही निश्चित कर लेते हैं हमको ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए, डाटा को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, DDL का यूज करते हैं। अब DDL का जो यूज करेंगे तो DDL के अंदर हम क्या करेंगे कि 3 प्रकार की जो कमांड होती है उसका इस्तेमाल करके ये काम करेंगे। तो DDL के अंदर 3 प्रकार की जो कमांड होती है, वो पहली कौन सी होती है, क्रिएट टेबल। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के द्वारा क्या की जाती है, टेबल को बनाने का काम होता है, टेबल तैयार की जाती है। तो टेबल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ बनानी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जैसे रोल नंबर बनाना है, नेम बनाना है, एफ नेम बनाना है, एम नेम बनाना है, तो उस प्रकार हम टेबल बना लेते हैं क्रिएट टेबल के द्वारा। अच्छा, क्रिएट टेबल बनाने के बाद में, टेबल बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें बाय द वे हमें कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कोई चेंजिंग करनी पड़ जाती है, तो इसके लिए भी दूसरी कमांड कौन सी है, अल्टर टेबल। क्या है, अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो टेबल आपने बनाई थी उस टेबल में आप बदलाव कर सकते हो। यानी कोई फील्ड रह गया है तो आप जोड़ सकते हो, और कोई फील्ड आपसे गलत जुड़ गया है तो उसकी जगह दूसरा जोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब अल्टर टेबल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई नया फील्ड ऐड कर सकते हैं, या कोई एक पहले से बना हुआ फील्ड है उसकी जगह दूसरा जोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं मॉडिफाई करना। ठीक है, तो हम अल्टर टेबल के द्वारा हम टेबल में जो बनाई थी उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद में बाय द वे हमें दिमाग में आता है कि ये हमने टेबल जो बनाई थी वो गलत बना दी है और हम इसको मिटाना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, DDL के अंदर जो तीसरी कमांड होती है, ड्रॉप टेबल। क्या होती है, ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप टेबल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस टेबल को मिटा भी सकते हैं। तो ये सुविधा किसके अंदर दी जाती है, DDL के अंदर, डाटा डेफिनेशन के अंदर ये हमें सुविधा मिलती है। क्या सुविधा मिलती है, क्रिएट टेबल की पहली कमांड है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टेबल को बना सकते हैं। दूसरी है, टेबल के अंदर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अल्टर टेबल के द्वारा टेबल में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरी है, टेबल को मिटाने के लिए ड्रॉप टेबल, टेबल को मिटाया जा सकता है। क्लियर। तो ये DDL की 3 कमांड है। इसके द्वारा ये हमने चर्चा कर ली थी, हालांकि 11वीं क्लास में सारा मैटर है और ये चीज़ हमें समझी हुई है तो हम ये MySQL फंक्शन समझ सकते हैं। इसके बाद में क्या है, DDL के अंदर दूसरे जो सब लैंग्वेज है उसका नाम DML है। DML मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार के डाटा को देखना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो डाटा मैनिपुलेट करने के लिए हमें 4 प्रकार की कमांड उपलब्ध करवाई गई है। 4 प्रकार की कमांड कौन सी है, जैसे पहली है इंसर्ट इनटू। कौन सी है, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू के द्वारा हम जो हमने टेबल बनाई थी DDL के अंदर, उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड डाल सकते हैं। कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में, मान लो 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का रिकॉर्ड उसके अंदर डाल सकते हैं। किस कमांड के द्वारा, इंसर्ट इनटू के द्वारा। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू के द्वारा हम रिकॉर्ड को डाल सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। इसके बाद में है रिकॉर्ड, सारे मान लो आपने इनपुट करा दिए इंसर्ट इनटू के द्वारा, तो अब उस रिकॉर्ड को देखना है। तो देखने वाली भी कमांड DML के अंदर, यानी DML सब लैंग्वेज है, तो DML के अंदर दूसरी कमांड जो होती है उसका नाम होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमने रिकॉर्ड डाले थे वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपने डाटा देख लिया, रिकॉर्ड जो देख लिया, जितने हमने मतलब 50 बच्चे थे उनका रिकॉर्ड आपने डाल लिया। उसके बाद में आपने देखा तो कुछ आपको लगा भी ये बच्चे का रिकॉर्ड थोड़ा गलत हो गया, इस बच्चे का रिकॉर्ड थोड़ा गलत हो गया, इसका नाम मिस्टेक होगी, इसके पिता के नाम में मिस्टेक होगी। अब ऐसा लगा आपको, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरी कमांड उसके यूज़ कर सकते हैं। तीसरी कमांड कौन सी होती है DML के अंदर, अपडेट। कौन सी होती है, अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड के द्वारा क्या किया जा सकता है, जो रिकॉर्ड आपने डाले थे उस रिकॉर्ड में आप क्या कर सकते हो, कोई करेक्शन कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड जितने भी डाले थे, मान लो 50 बच्चों के रिकॉर्ड डाले थे, उसमें 10 बच्चों के रिकॉर्ड है थोड़े गलत हो गए, तो उसमें हम चेंजिंग करना चाहते हैं रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अपडेट कमांड का यूज किया जाता है। और लास्ट अब इसकी DML की जो चौथी कमांड है उसका नाम है डिलीट फ्रॉम। कौन सी है, डिलीट फ्रॉम। तो डिलीट फ्रॉम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड आपने मान लो डाले हैं उस रिकॉर्ड में कुछ रिकॉर्ड आप मिटाना चाहते हो या सारे रिकॉर्ड मिटाना चाहते हो, तो रिकॉर्ड को मिटाने के लिए डिलीट कमांड का यूज किया जाता है।
क्लियर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इन कमांड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या काम करने के लिए, जो हमने टेबल बनाई है उस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड डाले हैं, ये रिकॉर्ड और टेबल बनाने दोनों से संबंधित दो प्रकार की कमांड है, दो प्रकार की सब लैंग्वेज है। पहली है DDL, दूसरी है DML। DDL के अंदर 3 कमांड थी और DML के अंदर 4 कमांड थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि डाटा पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है तीसरी जो सब लैंग्वेज है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा को कंट्रोल करने के लिए, डाटा को कंट्रोल करने वाली जो लैंग्वेज होती है उसका नाम क्या है, डाटा जो कमांड यूज़ करते हैं, डाटा कंट्रोल करने के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं उन्हीं कमांड के ग्रुप को क्या कहते हैं, DCL कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी 4 प्रकार की कमांड है, जैसे रोलबैक है, कॉमिट है, रोलबैक है और रिवोक है और ग्रांट है। इस प्रकार की 4 प्रकार की कमांड इस्तेमाल की जाती है। तो कॉमिट कमांड के द्वारा क्या है कि हम जो भी हम बदलाव करते हैं उस बदलाव को स्थायी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉमिट कमांड का यूज़ करते हैं। और जो रोलबैक कमांड है ये इसके बिल्कुल विपरीत होती है, कॉमिट कमांड के बिल्कुल विपरीत होती है। जो आपने बदलाव किया था उसको आपने स्थायी कर दिया था, उस बदलाव को स्थायी कर दिया था, लेकिन उस बदलाव को स्थायी को अब कैंसिल करना चाहते हो, उसको रद्द करना चाहते हो, उसको हटाना चाहते हो उस कमांड को, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दूसरी कमांड का यूज़ करेंगे। कौन सी दूसरी कमांड, दूसरी कमांड का नाम है रोलबैक। तो रोलबैक के द्वारा जो कॉमिट ने काम किया था उसको कैंसिल किया जा सकता है, यानी डाटा को परिवर्तन करके आपने जो स्थायी कर दिया था उस स्थायित्व को कैंसिल करने का काम किसके अंदर होता है, रोलबैक कमांड के द्वारा होता है। क्लियर। अब आती है ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड में क्या होता है कि यूज़र को परमिशन दी जाती है, एक यूज़र को, 2 यूज़र को, मल्टीपल यूज़र को परमिशन देने का काम होता है कि डाटा एक्सेस करने के लिए यूज़र को परमिशन दी जाती है। ठीक है, तो ग्रांट कमांड के द्वारा यूज़र को डाटा एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है, लेकिन जो रिवोक कमांड है उसके द्वारा, जो ग्रांट कमांड के द्वारा काम किया गया था, यूज़र को परमिशन दी गई थी डाटा एक्सेस करने की, डाटा को देखने की, डाटा को परिवर्तन करने की, जो परमिशन दी गई थी उस परमिशन को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। किसके द्वारा, रिवोक कमांड के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर क्या है, SQL के अंदर ये सब लैंग्वेज थी और सब लैंग्वेज के अंदर उनकी ये कमांड्स थी जिनके द्वारा ये काम किया गया। ठीक है, तो ये जो डाटाबेस तैयार किया गया है, उस पहले डाटाबेस तैयार होता है, टेबल तैयार होती है, डाटाबेस तैयार होता है, उसके बाद में रिकॉर्ड तैयार होते हैं, रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है, देखने का काम होता है, परिवर्तन करने का काम होता है, और क्या होता है कि उस पर हम भिन्न भिन्न प्रकार की शर्तें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, SQL के अंदर भिन्न भिन्न कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो SQL के अंदर ये हमें पता होगा तो ही हम आगे ये समझ पाएंगे कि MySQL के जो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस टॉपिक पर। पहला लेसन है MySQL के फंक्शन। पहली बात तो फंक्शन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो एक सिंपल सी परिभाषा है फंक्शन की कि बड़े बड़े प्रोग्राम के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एक जैसे C++ ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, पाइथन ले लो, तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में जो छोटे छोटे हम जैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं, छोटे छोटे वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इन फंक्शन के बगैर कभी प्रोग्राम बनता भी नहीं है। जैसे मान लो C++ ले लो, C++ के अंदर मैन होता है, मैन फंक्शन होता है, गेटस फंक्शन होता है, बहुत और भी फंक्शन होते हैं। तो इन फंक्शन के अगर हम इस फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, इन फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, प्रोग्राम ही नहीं बनेगा। तो प्रोग्राम के अंदर, एक बड़े से प्रोग्राम के अंदर कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, लिखेंगे कैसे कि बड़े बड़े प्रोग्राम के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं, इन्हें प्रोसीजर भी कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन होते हैं वो MySQL के अंदर फंक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, एक होते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। 2 प्रकार के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब ये जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं इनको बिल्ट इन भी कह सकते हैं, इनबिल्ट भी कह सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन भी कह सकते हैं, पूर्व निर्मित फंक्शन भी कह सकते हैं, कि पहले से ही बने होते हैं। अपने परिभाषा क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन की परिभाषा क्या होती है कि जो फंक्शन कंप्यूटर की लाइब्रेरी में
पहले से ही बने होते हैं या इस MySQL के अंदर पहले से ही बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, पूर्व निर्मित फंक्शन कहते हैं, प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो पहले से जो फंक्शन बने होते हैं उन्हें लाइब्रेरी फंक्शन कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? जो यूज़र अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन फंक्शन को बनाता है, क्रिएट करता है, उन्हें यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो लाइब्रेरी फंक्शन है, उनको भी आगे कितने भागों में बांटा गया है? लाइब्रेरी फंक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन से भाग है? जैसे एक सिंगल रो फंक्शन, दूसरा मल्टीपल रो फंक्शन। 2 प्रकार के फंक्शन हो गए, सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन। कौन से फंक्शन है ये लाइब्रेरी फंक्शन के 2 पार्ट है। ठीक है, तो लाइब्रेरी फंक्शन में सिंगल रो फंक्शन मतलब जो एक ही पंक्ति पर काम करते हैं, एक ही पंक्ति लौटाने का काम करते हैं, एक ही पंक्ति पर प्रोसेस करते हैं, एक ही रो पर प्रोसेस करते हैं, उसे सिंगल रो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और मल्टीपल नाम से स्पष्ट हो गया कि जो एक से अधिक पंक्तियों पर प्रोसेस करते हैं, एक से अधिक रो पर प्रोसेस करते हैं, एक से अधिक पंक्तियों पर कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल रो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल रो फंक्शन को भी आगे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है न्यूमेरिक फंक्शन। कौन सा है? न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन किसे कहते हैं? जो अंकों पर प्रोसेस करते हैं, जो मैथमेटिकल कार्य करते हैं, उनको न्यूमेरिक फंक्शन कहते हैं। दूसरा कौन सा है? करैक्टर फंक्शन यानी स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब कि जो अक्षरों पर प्रोसेस करते हैं, अक्षरों पर क्रिया करते हैं, अक्षरों के द्वारा अक्षर लौटाने का काम करते हैं, जो भी अक्षर पर प्रोसेस होती है वो फंक्शन कौन से कहलाते हैं? स्ट्रिंग फंक्शन कहलाते हैं, यानी कि स्ट्रिंग पर प्रोसेस करते हैं। तीसरा है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम मतलब डेट और समय। डेट और समय, दिनांक और समय से संबंधित प्रोसेस करते हैं, डेट और टाइम पर प्रोसेस करते हैं, डेट और टाइम दर्शाने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डेट एंड टाइम फंक्शन कहते हैं। इनके भी आगे कई प्रकार हैं, सो आपने वर्णन करेंगे बाद में कि न्यूमेरिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बाद में डेट एंड टाइम फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको उदाहरण द्वारा समझाया जाएगा। ठीक है, अब है मल्टीपल रो फंक्शन। मल्टीपल रो फंक्शन मतलब एक से अधिक रो पर कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मल्टीपल रो फंक्शन कहते हैं। पहला कौन सा है? पहला है काउंट। काउंट फंक्शन मतलब, काउंट का मतलब गिनना, ये गिन के बताता है, पंक्तियों को गिनकर काउंट कर देता है। दूसरा है सम। सम मतलब ये जोड़ लगाने का काम करता है, किसी चीज़ का, किसी भी पंक्ति का है, किसी भी संख्या का है, किसी भी सैलरी का है, कुछ भी जोड़ लगाने का काम करता है, तो जोड़ लगाने के लिए सम फंक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है मिन। मिन फंक्शन कम से कम संख्या होती है उसको बताने का काम करता है। मैक्स फंक्शन अधिकतम संख्या बताने का काम करता है। और एवीजी जो फंक्शन होता है वो एवरेज ज्ञात करने का काम करता है, औसत बताने का काम करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, और कल अपने इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।